एमए द्वितीय सेमेस्टर राजनीति विज्ञान चतुर्थ प्रश्न पत्र भारत की विदेश नीति इकाई 4 के टॉपिक भारत एवं आणविक निशस्त्रीकरण के भाग 2 में मैं भारत द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण मई 1998, भारत की नाभिकीय नीति, भारत संयुक्त राज्य अमेरिका समझौता, ब्रह्मोस का परीक्षण, वर्तमान परिदृश्य, निशस्त्रीकरण की कठिनाइयाँ एवं निष्कर्ष के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत द्वारा पोखरण में परमाणु परीक्षण मई 1998। 19 मार्च 1998 को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भाजपा गठबंधन सरकार के सत्तासीन होने के बाद वाजपेयी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि उनकी सरकार परमाणु नीति की समीक्षा करेगी और अपने सभी विकल्प खुले रखेगी। भारत ने 11 और 13 मई 1998 को अंतर्राष्ट्रीय दबावों की बगैर परवाह किए अपनी आणविक ताकत को प्रमाणित किया। राजस्थान के पोखरण क्षेत्र में 5 परमाणु बमों का सफल भूमिगत परीक्षण कर देशवासियों को नया सुरक्षा कवच दिया। 11 मई को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। पहला थर्मोन्यूक्लियर परीक्षण, दूसरा फिजन परीक्षण, तीसरा लो यील्ड परीक्षण। इन परीक्षणों को बहुत ही नियंत्रित तरीके तथा रेडियो धर्मी किरणों के असर को रोकते हुए भारत ने अपने परमाणु बम बनाने की ताकत को जाहिर किया। 13 मई को सब किलोटन पद्धति के जरिए 2 और परीक्षण करके भारत ने 500 से 1000 किलोग्राम के परमाणु बम बनाने की ताकत का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि भारत एक बड़े बम के साथ परमाणु हथियारों से संपन्न राष्ट्र बन गया है। प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अब्दुल कलाम के अनुसार पोखरण में किए गए 5 परमाणु परीक्षणों से भारत ने कंप्यूटर डिजाइनों के माध्यम से ही नए आणविक अस्त्रों का डिजाइन तैयार करने की क्षमता का विकास कर लिया है। डॉक्टर कलाम ने बताया कि भारत परमाणु क्षमता की तकनीकी दृष्टि से आत्मनिर्भर है। 5 परमाणु परीक्षण में उपयोग में लाई गई सामग्री पूर्णतः स्वदेशी थी। भारत के अग्नि और पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्र आणविक अस्त्रों को सरलता से अपने साथ ले जा सकते हैं। आणविक परीक्षणों के बारे में तत्कालीन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ब्रिजेश मिश्र ने कहा कि भारत के सामने आणविक खतरा है। भारत का पड़ोस आणविक खतरों से भरा है। इन परीक्षणों का मकसद भारत की जनता को देश की सुरक्षा के बारे में आश्वस्त करना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के संदर्भ में बताना चाहती हूँ कि परमाणु परीक्षणों के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तीखी रही। पाकिस्तान ने सिर्फ 17 दिनों बाद 6 परीक्षण कर अपने लड़ाकू तेवर दिखा दिए, जिससे ये भी पता चला कि पाकिस्तान एक नाभिकीय हथियार कार्यक्रम चला रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए। जापान, नीदरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन ने भारत को द्विपक्षीय मदद रोक दी। आगे हम भारत की नाभिकीय नीति की चर्चा करेंगे। इसकी मुख्य बातें निम्नानुसार हैं। पहला पॉइंट है, भारत एक न्यूनतम नाभिकीय निवारक बनाए रखेगा। दूसरी बात है, भारत शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा में शामिल नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, भारत नाभिकीय हथियारों का पहले प्रयोग नहीं करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत विखंडनीय सामग्री के उत्पादन पर रोक लगाने के लिए एक बातचीत में शामिल। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करना चाहती हूँ, नाभिकीय हथियारों के निर्माण, सामग्री, औद्योगिकीकरण का हस्तांतरण भारत द्वारा नहीं। लास्ट पॉइंट है, एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना। भारत ने अपनी पहली परमाणु मिसाइल कमान प्राधिकरण का 4 जनवरी 2003 को गठन किया।
प्राधिकरण में राजनीतिक एवं कार्यकारी परिषद रहेगी। राजनीतिक परिषद के प्रमुख प्रधानमंत्री होंगे। परमाणु हथियारों के उपयोग के अधिकार सिर्फ इस परिषद के पास होंगे। कंट्रोल, कमांड, कम्युनिकेशन, कंप्यूटिंग, इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन पर पकड़ प्रधानमंत्री की होगी। परमाणु हथियारों का प्रयोग हमले के बदले जवाबी कार्यवाही में किया जाएगा। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका असैन्य नाभिकीय समझौते के संदर्भ में बताना चाहती हूँ कि तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की 18 जुलाई 2005 को वाशिंगटन यात्रा के दौरान राष्ट्रपति बुश के साथ भारत में शांतिपूर्ण कार्य के लिए एक सहमति हुई थी। इसे विधिक रूप देने के लिए 2 मार्च 2006 को नई दिल्ली में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका असैन्य नाभिकीय समझौते पर राष्ट्रपति बुश और तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हस्ताक्षर किए। इसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला, भारत अपने नाभिकीय रिएक्टरों को सैनिक और असैनिक कार्यों के लिए वर्गीकृत करेगा। दूसरा, भारत सन 2014 तक चरणबद्ध प्रोग्राम के तहत अपने मौजूदा 22 नाभिकीय रिएक्टरों में से 14 नाभिकीय रिएक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की सीमा में लाकर इन्हें निरीक्षण और दूरस्थ अनुश्रवण के लिए खोल देगा। लास्ट पॉइंट है, भारत अपने फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण और अनुश्रवण की सीमा से बाहर रखने हेतु स्वतंत्र है। नेक्स्ट, मैं ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में चर्चा करना चाहती हूँ। इस मिसाइल का नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी के नाम पर रखा गया। ब्रह्मोस का 48वां परीक्षण 9 मई 2015 को निकोबार द्वीप में किया गया। ब्रह्मोस ब्लॉक 4 संस्करण जमीन से जमीन विन्यास का उन्नत संस्करण का परीक्षण था। यह भारत का पहला सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। यह अपने साथ 300 किलोग्राम का परमाणु युद्धास्त्र ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल फायर एंड फॉरगेट, दागो और भूल जाओ पर कार्य करती है। इसे समुद्र, जमीन, उपसमुद्र और हवा से भी प्रक्षेपित किया जा सकता है। इसका पहला परीक्षण 12 जून 2001 को किया गया था। यह मिसाइल शत्रु लक्ष्य की तरफ 2.8 मैक की रफ्तार से आगे बढ़ती है, जो अमेरिका टमाहाक क्रूज मिसाइल से 3 गुना ज़्यादा है। वर्तमान परिदृश्य और भारत और रूस के बीच 4-5 अक्टूबर 2018 के दौरान 19वां वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर आए। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुए एक समझौते में बहुप्रतीक्षित S-400 नामक हवाई रक्षा प्रणाली की खरीद पर भी डील हुई। 5 अक्टूबर को अमेरिकी दबाव को नकारते हुए भारत ने रूस के साथ 40,300 करोड़ रुपए में 5S-400 ट्रायम्फ मिसाइल प्रणाली के समझौते पर दस्तखत किए। ये भारत के सबसे बड़े रक्षा सौदों में से एक है। रूस की लंबी दूरी की यह मिसाइल सतह से सतह में मार कर सकती है। 2020 के अंत तक रूस भारत को इन मिसाइलों की आपूर्ति शुरू कर देगा। इससे भारत का वायु रक्षा तंत्र अधिक मजबूत हो जाएगा। इस मिसाइल की प्रणाली की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट है S-300 विमान भेदी मिसाइल का समुन्नत रूप। दूसरी बात है 2007 में रूसी सैन्य बल में सम्मिलित। थर्ड पॉइंट पर बताना चाहती हूँ, इसकी मारक क्षमता 400 किलोमीटर है।
चौथी बात है, अक्टूबर 2016 में भारत और रूस ने 5S-400 प्रणाली के लिए अंतर सरकारी समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। निशस्त्रीकरण के मार्ग में कुछ कठिनाइयां हैं। शस्त्रों की होड़ ने निशस्त्रीकरण के प्रयत्नों को सफल नहीं होने दिया। इसकी निम्नलिखित कठिनाइयां हैं जो निशस्त्रीकरण की राह में अवरोध है। जैसे पहली बात है आतंकवाद। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अत्यधिक शस्त्रों की आवश्यकता होगी, यह सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा पॉइंट है अर्थव्यवस्था पर असर। निशस्त्रीकरण से देश में आर्थिक संकट की आशंका बढ़ जाएगी। तीसरी बात है अविश्वास का माहौल। ऐसा माहौल राष्ट्रों के मित्रता और सद्भावना के दरमियान बाधा है। चौथी बात अनुपात की समस्या है। राष्ट्रों के मध्य शस्त्रों का अनुपात तय करना दुरूह कार्य है। लास्ट पॉइंट है अनुचित प्रतिस्पर्धा। अनुचित प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिलता है, इसलिए निशस्त्रीकरण पर विपरीत असर पड़ता है। इन कठिनाइयों का हल आज वक्त का तकाजा है। ये सभी देशों के समुचित प्रयास से ही हो सकता है। अब मैं निष्कर्ष की ओर बढ़ती हूँ। भारत और आणविक निशस्त्रीकरण के संदर्भ में अंततः स्पष्ट है कि भारत की परमाणु नीति यथार्थता की परिचायक है। भारत ने इन शक्तियों को अपने हिफाजत के लिए निर्मित किया। मतलब भारत की नीति परमाणु निशस्त्रीकरण की ही है। दूसरा भाग समाप्त हुआ। संदर्भ पुस्तकें, भारत की विदेश नीति, हरीश कुमार खत्री, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सिद्धांत एवं समकालीन मुद्दे, डॉक्टर BL पड़िया, क्रॉनिकल जुलाई 2015, क्रॉनिकल दिसंबर 2018।